आई एम वसीम अब्बास, इंग्लिश लेक्चर। चलते हैं लेक्चर नंबर 2 की तरफ। पिछले लेक्चर में हमने पेपर पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, लिटरेचर के बारे में डिस्कस किया था, थोड़ा सा शॉर्ट स्टोरी के बारे में भी हमने डिस्कस किया था। शॉर्ट स्टोरी के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, मेजर एलिमेंट्स होते हैं, जिनमें कैरेक्टर्स, प्लॉट, सेटिंग और लर्निंग आउटकम के बारे में हमने कुछ जाना था। और उसके बाद जो पहली शॉर्ट स्टोरी है बुक फर्स्ट की, बाटन पैटर्न, उसके बारे में हमने स्टोरी थोड़ी सी पढ़ी थी। टेक्स्ट की स्टडी करते हुए पहला पेज हमने पढ़ा था, उसमें थोड़ा सा पंक्चुएशन मार्क्स के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की थी, जिसमें मेजर और माइनर कैटेगरी में मैंने उसे डिफरेंशिएट किया था। कुछ मेजर पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं, कुछ माइनर पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। ट्रांसलेशन की थी हमने फर्स्ट पेज की, सिनोनिम्स भी हमने देखे थे। अब होता क्या है, सीन स्टार्ट होता है, डब्बा आ जाता है, नॉर्मा उसे ले आती है, अगले दिन मिस्टर स्टीवर्ट भी उनसे मिलने के लिए आ जाता है, गपशप होती है, नॉर्मा कहती है मैं कदरे मसरूफ हूं। आर्थर दीवान खाने में बैठा होता है, वहां से वो आ जाता है और उसे लेकर दीवान खाने में चला जाता है। इसमें हमने थोड़े से ग्रामेटिकल पॉइंट डिस्कस किए थे, लाइक वर्ब। जब स्टोरी बयान की जाती है, नरेट की जा रही होती है, वो ज्यादातर पास्ट लैंग्वेज में, यानी पास्ट जो टाइम होता है उसमें लिखी जाती है और उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। इसके साथ हमने पार्टिसिपल क्लासेस के बारे में भी देखा था, जैसे स्माइलिंग एक आ गया था, जैसे रीडिंग एक आ गया था, जैसे fastened to a small wooden box था, जैसे sealed with tape था। ये पार्टिसिपल क्लासेस होती हैं जो नाउन के साथ जुड़ी होती हैं। बढ़ते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ। पेज नंबर 2 है बच्चे, मैं रीड करता हूं, देखिएगा, क्योंकि हमने जो एंड किया था वो आखिरी लाइन ये थी, व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, आखिरकार ये आला है क्या। जवाब मिलता है, मिस्टर स्टीवर्ट जवाब देता है, इट वॉन्ट। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि दैट इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। कंट्रैक्शन किसे कहते हैं? शॉर्ट फॉर्म ऑफ समथिंग। और हम करते क्या है, हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं, किस लिए करते हैं कि वहां पे कोई चीज हम मिस कर देते हैं। अब ये वॉन्ट देखें, ये बेसिकली जो वॉन्ट है ये वुडंट है, वुड नॉट। इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी गई है, वुड नॉट। इट वुड नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। इसकी वजाहत में इतना ज्यादा वक्त दरकार नहीं होगा, या इसे वजाहत करते हुए इतना ज्यादा वक्त नहीं चाहिए। रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया, मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? इफ यू आर सेलिंग समथिंग डैश। अब ये देखिएगा जरा, इफ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तुम कुछ बेच रहे हो तो अगली जो बात है वो मिसिंग है। ये जो पंक्चुएशन मार्क है इसे कहा जाता है इलिप्सिस। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि इलिप्सिस पंक्चुएशन मार्क्स में से माइनर कैटेगरी में आता है। और क्या होता है इलिप्सिस? कि जब एक बात की जा रही होती है, अगली बात राइटर इंटेंशनली छोड़ देता है, उसे कहते हैं इलिप्सिस। और इलिप्सिस के लिए ये साइन इस्तेमाल किया जाता होता है। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, अगर तुम कोई चीज बेच रहे हो तो उसने बात नहीं की। आर्थर सेड, आर्थर ने कहा। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना सर नफी में हिलाया। मोशन, MOTIONED, मोशन, शुक, मोशन। आई एम नॉट, अब देखिए इस सेंटेंस को देखिए, आई एम नॉट, फुल स्टॉप लगा दिया। ये बात पूरी कंप्लीट है, लेकिन उसने यहां पे भी इलिप्सिस कर दी। इलिप्सिस की बहुत सी एग्जाम होती है।
आई एम नॉट, व्हाट आई एम नॉट, जो पीछे बात की गई है उसके बारे में वो कह रहा है। आई एम नॉट सेलिंग समथिंग, मैं कुछ नहीं बेच रहा। आर्थर लुक्ड एट नार्मा, आर्थर ने नार्मा की तरफ देखा, लुक्ड एट। अब अच्छे जरा देखिएगा, ये जो लुक होता है इसके साथ जो एट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे कुछ और भी हमारे पास अल्फाज हैं जिनके साथ एट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वर्ब्स हैं जिनके साथ एट लगता होता है, जैसे गेज है, जैसे स्टेयर है, इनके साथ भी हम एट लगाते होते हैं। अब ये जो लुक एट है, मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड एट नार्मा, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए, जिसे हम आमतौर पे कहते हैं कि इशारों इशारों की ज़बान। आर्थर लुक्ड एट नार्मा, आर्थर ने नार्मा की तरफ देखा, आंखों में सवाल लिए, यानी सेंस समझाने के लिए मैं कह रहा हूं। आर्थर लुक्ड एट नार्मा, आर्थर ने नार्मा की तरफ देखा। अप टू यू, जैसे आपकी मर्जी। अब देखिए यहां पे भी कुछ मिसिंग है, इट इज अप टू यू आना चाहिए, बट यहां पे लिखा हुआ है अप टू यू, जैसे आपकी मर्जी। कुछ चीजें इलिप्सिस हो जाती होती हैं जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इनफॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। अप टू यू, जैसे आपकी मर्जी। शी सेड, उसने कहा। ही हेजिटेटेड, वो, अब हेजिटेट का मतलब आमतौर पे होता है हिचकिचाना, लेकिन कॉन्टेक्चुअल मीनिंग में अगर हम देखें तो यहां पे मतलब बनेगा ही हेजिटेटेड, ही पास्ड, वो रुका थोड़ी देर के लिए। वेल, अच्छा, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। ही सेड, उसने कहा। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो दीवान खाने में चले गए। इनटू, वही मूवमेंट जो हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि इनटू मूवमेंट की प्रपोजिशन होती है कि जब आप मूव करते हुए वॉल्यूम के अंदर कोई चीज डालते हैं या आप खुद वॉल्यूम के अंदर जा रहे होते हैं तो इनटू का इस्तेमाल होता है। They went into the living room, वो दीवान खाने में चले गए। And Mr. Stewart sat in Norma's chair, और मिस्टर स्टीवर्ट नार्मा की कुर्सी पर बैठ गया। अब यहाँ पे भी एक पॉइंट है, जरा गौर करें, आपको समझ आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ नार्मा की कुर्सी पर sat in लिखा हुआ है, sat in। ये आमतौर पे हम पढ़ते आए हैं कि सिट के साथ ऑन होता है, ऑन द चेयर होता है। ये इन द चेयर क्या चीज है? नार्मा की कुर्सी के ऊपर वो बैठ गया, मिस्टर स्टीवर्ट सैट इन नार्मास चेयर, नार्मा की कुर्सी पर बैठ गया। अब जब सैट इन लगाते हैं तो इसका मतलब होता है इत्मीनान से विराजमान हो गया, मतलब आप रिलैक्स होकर जब बैठे होते हैं वहां हम लगाते होते हैं सिट इन। सैट इन नार्मास चेयर, नार्मा की कुर्सी पर इत्मीनान से बैठ गया। He reached into an inside, inside कहते हैं अंदर वाली, कोट पॉकेट, कोट पॉकेट, पॉकेट का जिक्र किया जा रहा है। कौन सा पॉकेट? कोट का पॉकेट। और वो कौन सा कोट का पॉकेट? इनसाइड, अंदर वाला। अंदर वाले कोट की जेब में उसने हाथ डाला। एंड withdrew, withdraw कहते हैं निकालना, यानी draw something या pull out something, लेकिन यहाँ पे सेकंड फॉर्म है तो इसका सिनोनिम भी हमें सेकंड फॉर्म में ही देना चाहिए, तो आएगा ड्रू या पुल आउट, क्योंकि पुल की सेकंड फॉर्म भी पुल्ड आउट। एंड withdrew a small sealed envelope, sealed mean closed up, यानी एक बंद लिफाफा उसने निकाला, बम है ब्राइस का, उसने अपने कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा बंद लिफाफा निकाला। Inside here is a key, अब ये डायलॉग है। जब कोई कैरेक्टर का डायलॉग राइटर लिखता है तो वो इन्वर्टेड कॉमास में लिखता होता है। इनसाइड हियर इज ए की। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट है, मैं चलते चलते इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। पीछे भी हम ये पॉइंट पढ़ के आए हैं लेकिन हमने डिस्कस नहीं किया, इसीलिए छोड़ा था कि आगे एक पॉइंट आएगा तो मैं डिस्कस करूंगा। अब देखिए यहाँ पे इनसाइड हियर इज ए की, इज ए की, इनसाइड हियर इज ए की, वर्ब पहले है, सब्जेक्ट बाद में है। जैसे अगर हम पीछे चले जाएं, जो हम पढ़ के आए थे वो ये था कि इनसाइड द कार्टन वाज ए पुश बटन यूनिट। अगर आप पिछले पेज पे जाएं तो सेकंड पैराग्राफ में देखें, सेकंड पैराग्राफ की दूसरी लाइन है, इनसाइड द कार्टन वाज ए पुश बटन यूनिट। तो वाज वर्ब पहले आ जाता है बाजू का, तो इसकी अब एक लंबी बहस है लेकिन मैं चलते चलते आपको आसानी के लिए समझा दूं कि जब एडवर्ब ऑफ प्लेस फिगर के शुरू में खड़ा होता है तो इन्वर्जन होती है, इन्वर्जन होती है, इन्वर्जन, INVERSION, इन्वर्जन होती है। इसका मतलब क्या होता है? वर्ब पहले आ जाता होता है, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। कब होता है? आमतौर पे जब
एडवर्ब ऑफ प्लेस फिक्रे के शुरू में खड़ा होता है। इनसाइड प्लेस के लिए होता है, और यहाँ पे भी देखें हियर, ये भी प्लेस के लिए है। इनसाइड हियर, इसके अंदर इज ए की, एक चाबी है। टू द बेल यूनिट डोम, टू द बेल यूनिट डोम। अब टू का यहाँ पे इस्तेमाल देखें, टू का इस्तेमाल यहाँ पे कनेक्शन के लिए है, ताल्लुक के लिए है। वैसे टू का इस्तेमाल डायरेक्शन के लिए भी होता है, डेस्टिनेशन के लिए। जैसे मैं कहता हूं कि मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू स्कूल। अब यहां पे टू का इस्तेमाल डेस्टिनेशन है स्कूल, इसकी तरफ होता है। दूसरा टू का इस्तेमाल कनेक्शन के लिए भी, रिलेशनशिप के लिए भी, कनेक्शन के लिए भी होता है, ताल्लुक के लिए भी टू का इस्तेमाल होता है, जैसे यहां पे हुआ खड़ा है। इनसाइड हियर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम। इसके अंदर एक की है, चाबी है। किसकी चाबी? टू द बेल यूनिट डोम, इस बटन वाले आले, मेहराबी आले की, इस बटन वाले मेहराबी आले की चाबी है। ही सेड, उसने कहा, ही सेट द इनवेलप, उसने रख दिया। सेट मीन पुट। ही सेट द इनवेलप, उसने, और सेट की दूसरी फॉर्म भी सेट है। ही सेट द इनवेलप, उसने लिफाफा रख दिया। ऑन द चेयर साइड टेबल, ऑन द चेयर, कुर्सी पर, साइड टेबल, जो मेज के करीब पड़ी थी। इनसाइड चेयर साइड टेबल, इसको जरा देखिएगा, चेयर साइड टेबल। अब कुर्सी की बात होगी, कौन सी कुर्सी? जो टेबल के करीब है। अगर मैं इसको उलट कर दूं, टेबल साइड चेयर, अगर मैं यूं लिख दूं तो अब इसका मतलब है कि इसकी बात हो रही है, इसका मतलब है टेबल की बात हो रही है। कौन सी टेबल? जो कुर्सी के करीब पड़ी है। लेकिन यहां पे हम कुर्सी की बात कर रहे हैं, कौन सी कुर्सी? जो टेबल के करीब पड़ी हुई है। He set the envelope on the chair side table, उसने मेज के करीब पड़ी हुई कुर्सी पर ये लिफाफा रख दिया और कहा, क्या कहा जी? The bell is connected to our office. Again रिलेशनशिप के लिए to का इस्तेमाल हो रहा है। The bell is connected, इस बेल का, इस घंटी का ताल्लुक किसके साथ है? हमारे दफ्तर के साथ है, या ये घंटी हमारे दफ्तर के साथ जुड़ी हुई है। What is it for? ये किस चीज के लिए है? Asked Arthur, आर्थर ने पूछा। If you push the button, अगर तुम बटन दबाओगे, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया, समवेयर, कहीं पर, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, समवन, कोई ऐसा, यू डोंट नो, जिसे तुम नहीं जानते, विल डाई, मर जाएगा। बाम है इसका। मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे बताया कि अगर तुम बटन दबाओगे तो दुनिया में कहीं कोई ऐसा मर जाएगा जिसे तुम नहीं जानते। अब इस सेंटेंस को जरा गौर से देखें, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है क्योंकि पंक्चुएशन के हवाले से भी, और इसका एक और भी ग्रामेटिकल एस्पेक्ट है, उसको भी हम देखते हैं। इफ यू पुश द बटन, सिंपल, मैं आसान कर देता हूं, अल्फाज कम कर देता हूं। इफ यू पुश द बटन, समवन will die, लंबा नहीं जाता यहां पे। if you push the button, someone will die। अब ये जो if है बच्चे, इसको जरा अंडरस्टैंड कीजिएगा। ये जो if है, if के साथ ये एक सेंटेंस बना हुआ है, यानी क्लॉज बनी हुई है, क्योंकि इसमें क्लॉज क्या होती है? सिंपली मैं आपको बता दूं, सिर्फ क्लॉज बच्चे ये होती है जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, वो क्लॉज होती है। एक if के साथ क्लॉज है, अब फिर यहाँ पे एक सब्जेक्ट है और यहाँ पे एक वर्ब खड़ा हुआ है। तो ये जो क्लॉज है, इफ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन दबाओगे, तो अगली बात चाहिए, लाजमी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर ये वाली बात पूरी नहीं समझी जा सकती। इफ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन दबाओगे तो कुछ ना कुछ होना चाहिए, आगे वाली बात का आना जरूरी है हमें पूरी बात समझने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ब्रेक लगा दूं तो इसका मतलब है ये जो क्लॉज है ये अकेले स्टैंड नहीं कर सकती। जो क्लॉज अकेले स्टैंड ना कर सकती हो वो कहलाती है डिपेंडेंट क्लॉज या सबऑर्डिनेट क्लॉज। ये कौन सी क्लॉज है? सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज फिक्रे के शुरू में हो, समन विल डाई,
ये ऐसी क्लॉज है, अगर मैं इसके अलावा भी लिखूं, मैं सिर्फ ये कहूं कि समवन विल डाई, कोई मर जाएगा, तो ठीक है, बात समझ आ रही, समवन विल डाई, कोई मर जाएगा। लेकिन अगर मैं इसे लिखता हूं, इसे नहीं लिखता, तो ये बात पूरी नहीं समझ आती। इट मींस कि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज फिक्रे के शुरू में आए तो अगली क्लॉज से पहले आपको कॉमा लगाना पड़ता है। एक पॉइंट क्लियर? जब सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आए तो मेन क्लॉज से पहले आपको सबऑर्डिनेट क्लॉज के बाद कॉमा लगाना पड़ता है। ये बात क्लियर हो गई? इसको मैं उलट कर देता हूं, देखिए जी, कर सकता हूं, सम वन विल डाई इफ यू पुश द बट। अब देखिए, अब मेन क्लॉज पहले आ गई है, इफ दरमियान में आ गया है, यानी इसका मतलब है ये जो इफ वाली क्लॉज है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब यहां पे मैंने कॉमा नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि कॉमे की जगह पे इफ आ गया है। अगर इफ शुरू में होता तो फिर मैं कॉमा लगाता। अगर सेकंड क्लॉज सबऑर्डिनेट है तो उसके साथ कोई ना कोई सबऑर्डिनेट कंजंक्शन खड़ा होगा। ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, जैसे इफ होता है, जैसे व्हेन होता है, जैसे व्हाइल होता है, जैसे आफ्टर होता है, वगैरह वगैरह। ये इस तरह के सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस का इस्तेमाल हम आगे भी देखेंगे। तो एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि सबऑर्डिनेट क्लॉज पहले आएगी, मेन क्लॉज बाद में तो कम आएगा। अगर मेन क्लॉज पहले आएगी, सबऑर्डिनेट क्लॉज बाद में आएगी, तो कॉमा नहीं आएगा, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके बाद जो अहम चीज है वो जरा देखते हैं कि आपने मैट्रिक में कंडीशनल सेंटेंसेस तो पढ़े होंगे, लाजमी तौर पे आपने कंडीशनल सेंटेंसेस पढ़े होंगे, तो थोड़ा सा इस हवाले से भी हम इसको देख लेते हैं। ये चूंकि आ गई है एग्जांपल सामने, इसीलिए मैं चाह रहा हूं कि ये भी मैं क्लियर कर दूं। कंडीशनल सेंटेंसेस, अब कंडीशनल सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बच्चे जिनके अंदर एक कंडीशन होती है, एक शर्त होती है एक हिस्से में, और दूसरे हिस्से में रिजल्ट होता है उस शर्त का, ऐसा होगा तो ऐसा होगा। अब ये रिजल्ट पहले भी आ सकता है, कंडीशन बाद में जा सकती है, कंडीशन पहले भी आ सकती है, रिजल्ट बाद में भी जा सकता होता है। आमतौर पे जो हमें पढ़ाया जाता है, ये मैट्रिक में जो आपने पढ़ा होगा, कंडीशनल सेंटेंसेस 4 किस्म के होते हैं। जीरो कंडीशनल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जिसको आप नाम देते होते हैं। इसके अलावा भी कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, आगे एग्जांपल्स आती जाएंगी, हम इस टॉपिक को भी, कंडीशनल सेंटेंसेस को भी कंटिन्यू करते जाएंगे। आप भी कंडीशनल सेंटेंसेस का अलग से एक पेज बनाना है, और जो एग्जांपल कंडीशनल सेंटेंसेस की आती जाए आपने उसको इसी पोर्शन में लिखते जाना है। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस की एग्जांपल है, ये फर्स्ट कंडीशनल है, जिसे हम कहते हैं पॉसिबल। पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस, इसमें पॉसिबिलिटी होती है, किसी भी काम की पॉसिबिलिटी जरूर होती है, इम्कान होता है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर इम्कान नहीं पाया जाता, इसके अंदर इम्कान जरूर होता है। किसके अंदर? कंडीशन के अंदर। अब होता क्या, इसका जरा स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले, स्ट्रक्चर से पहले जो जरूरी है, इसका सिमेंटिकली समझना जरूरी है। इसका मीनिंग क्या है, यानी हमें पता होना चाहिए कि ये पॉसिबल कंडीशनल जो है, ये फर्स्ट कंडीशन जो है, ये है या नहीं है। तो कैसे पता चलेगा? अगर वो जो काम है उसमें अगर पॉसिबिलिटी पाई जाए, मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें चाय पिलाऊंगा, पॉसिबिलिटी है, तुम्हारे आने में भी पॉसिबिलिटी है, मेरे चाय पिलाने में भी पॉसिबिलिटी है, तो पॉसिबिलिटी का आंसर जरूरी है फर्स्ट कंडीशनल को अंडरस्टैंड करने के लिए। अब आते हैं इसके स्ट्रक्चर के ऊपर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसको जरा अंडरस्टैंड करें। इट्स वेरी सिंपल, कोई मुश्किल नहीं है, समझे जरा। ये इफ है, और इफ कहां होता है बच्चे? इफ होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज में, यानी कंडीशन में। कहां होगा? कंडीशन में होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज में होगा। इफ के साथ हम यहां पे एनी प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाएंगे, कोई भी प्रेजेंट टेंस लगा सकते हैं।
ये हमारे पास जो क्लॉज होगी ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। फिर इसके बाद हमारे पास मेन क्लॉज आती है, और मेन क्लॉज में बच्चे आप एनी मॉडल वर्ब, कोई भी मॉडल वर्ब लगा सकते हैं, कोई भी मॉडल वर्ब लगा सकते हैं। उसके साथ हम लगाते हैं यहां पे फर्स्ट फॉर्म जिसे प्रेजेंट फॉर्म कहा जाता है। अब मॉडल वर्ब्स आमतौर पे विल, शैल, कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, etc कोई भी मॉडल वर्ब लगा सकते हैं। जरूरी नहीं होता कि फर्स्ट कंडीशनल में इफ के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा और आगे सिर्फ विल आएगा या शैल आएगा, नहीं, जरूरी नहीं होता, कोई भी आप लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर यहां पे है इफ यू पुश द बटन समवन वुड डाई, दिस ठीक है, समवन कैन डाई भी ठीक है, समवन शैल डाई भी ठीक है, कोई भी लगा दें यहां पे मॉडल वर्ब ठीक है। अब इसको मैं फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए अगर मैं इसे इस सबऑर्डिनेट क्लॉज को अगर मैं किसी और टेंस के साथ, प्रेजेंट के किसी और टेंस के साथ जोड़ना चाहूं तो क्या मिसाल होगी? मिसाल के तौर पे अगर मैं कहता हूं इफ यू आर गोइंग टू मरी, you should take warm clothes with you। अब जरा देखें बच्चे, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है ना, इफ से शुरू हो रही है और यहां कॉमा भी खड़ा है, इसीलिए मैंने पहले ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया था इसे। अब यहां पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जरूरी नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के साथ भी आ रहा है। देखें इफ यू आर गोइंग टू मरी, अगर तुम मरी जा रहे हो, यू शुड टेक वार्म क्लोथ्स विद यू। अब यहां पे शुड का इस्तेमाल है, सिर्फ विल या शैल नहीं लगता होता। बात समझ आई है? ये पॉइंट क्लियर हो गया। अब इसके साथ इसी सेंटेंस में एक और पॉइंट भी मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और वो है पंक्चुएशन के हवाले से। अब पंक्चुएशन का एक स्टाइल जो कि इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो मुम्तहिन होता है उसकी कोशिश होती है कि इस तरह का ही स्टाइल, और मैक्सिमम आता भी होता है पेपर्स में। और वो क्या स्टाइल है देखें जी, रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच पहले, फिर रिपोर्टिंग स्पीच, फिर रिपोर्टेड स्पीच और सेंटेंस पूरा। ठीक हो गया? इस तरह का स्टाइल दे सकता है वो। अब ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है, जिसे रिपोर्ट किया गया होता है, ये डायलॉग होता है, ये जाता होता है इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे, फिर यहाँ पे जो राइटर कह रहा होता है, फिर उसके बाद यहाँ पे कॉमा आता है, फिर यहाँ से इन्वर्टेड कॉमास शुरू होते हैं और यहाँ पे आखिर में वो देख लेते हैं, जैसा कि हमने कल पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, कि एंडिंग जो हमारे पास पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो फुल स्टॉप भी हो सकता है, क्वेश्चन मार्क भी हो सकता है और एक्सक्लेमेशन मार्क भी हो सकता है। पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहेगा, ये वाला लेटर छोटा स्मॉल रहेगा, अनटिल अनलेस अगर कोई नाम, किसी शख्स का नाम ना आ जाए या कोई प्रॉपर नाउन ना आ जाए या आई जो प्रोनाउन होता है वो ना आ जाए, अदरवाइज हम इस आर को छोटा रखते हैं। अब जरा देखेंगे, देखें यहाँ पे उसने रिपोर्टेड स्पीच लिखी, इफ यू पुश द बटन यूनिट, इन्वर्टेड कॉमास बंद। अब क्या कहा है उसने, इफ यू मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम। अब यहां पे देखें मिस्टर स्टीवर्ट, अब ये नाम आ गया इसीलिए ये टाइटल है, इसीलिए कैपिटल आता होता है, नाम का भी कैपिटल है, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम। ठीक हो गया? अब यहां पे फिर कॉमा है, फिर इन्वर्टेड कॉमास शुरू हो जाएंगे और ये जो बात अधूरी थी ये बात यहां जाके पूरी होगी, यानी someone will die। ये मैंने छोटा कर दिया है आपको समझाने के लिए, बात वही पूरी है, someone will die फुल स्टॉप, क्योंकि बात पूरी हो गई है। क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, क्वेश्चन नहीं है, कोई हैरानी या परेशानी या कोई भी फीलिंग्स का इजहार नहीं है, इसीलिए एक्सक्लेमेशन मार्क भी नहीं है, तो फुल स्टॉप दिया हुआ है।
तो ये एक स्टाइल पंक्चुएशन का है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि इस अंदाज से भी आपसे पंक्चुएशन पूछी जा सकती है। आते हैं वापस अपने टेक्स्ट की तरफ। इफ यू पुश द बटन, अगर तुम बटन दबाओगे, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टीवर्ट ने उसे कहा, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में कहीं पर, समवन यू डोंट नो, कोई ऐसा जिसे तुम नहीं जानते, विल जाएगा, इन रिटर्न फॉर विच, जिसके बदले में you will receive a payment of $50,000, जिसके बदले में तुम्हें $50,000 की रकम वसूल होगी। नॉर्मा stared at the small man, stare at, अब जरा इस पॉइंट को जरा अंडरस्टैंड करें बच्चे। stare at के stare at मैंने बताया है कि कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जिनके साथ एट लगता है। स्माइल एट जैसे है, स्माइल एट, स्माइल के साथ भी एट लगता होता है। स्टेयर एट, स्टेयर एट का मतलब होता है देखना, घूरना, तकना, ऑफेंसिव बिहेवियर शो करना। लेकिन इसके साथ एक स्टेयर इनटू भी होता है। स्टेयर एट और स्टेयर इनटू, किसी शख्स को घूरना और कॉन्शियसली घूरना, स्टेयर एट। लेकिन आप किसी शख्स को, किसी चीज को, किसी शय को घूर रहे हैं, लेकिन आप कॉन्शियसली वहां पे नहीं है, आप किसी और जगह गए हुए हैं, वहां हम लिखते हैं स्टेयर इनटू, यानी ख्यालों में गुम होने के लिए। जब आप किसी को घूर के देखते हैं, बाज़-औक़ात होता है हमारे साथ अक्सर बेशतर कि हम किसी चीज को देखते हैं और देखते ही रहते हैं, लेकिन हम ख्यालों में कहीं और खो जाते होते हैं, तो वहां पे हम लगाते हैं स्टेयर इनटू। नार्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नार्मा ने उस छोटे कद वाले आदमी को घूरा। ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम क्या बात कर रहे हो? आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उससे पूछा। मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीवर्ट सरप्राइज किसे कहते हैं? हैरान। मिस्टर स्टीवर्ट हैरान दिखाई दिया। इस फिक्रे को जरा देखिए। मिस्टर स्टीवर्ट, मिस्टर Stewart looked surprised. Mr. Stewart हैरान दिखाई दिया। अच्छा, इस सेंटेंस को जरा देखेंगे। ये तो हो गया हमारे पास सिंपली एक सब्जेक्ट है। आमतौर पर जैसे हम, पता है, आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है, बाद में इसके ऊपर भी हम बहस करेंगे कि सब्जेक्ट इन डिटेल होता क्या है। लुक्ड ये एक वर्ब है। अच्छा, अगर ये वर्ब है तो जैसे आप आमतौर पे पढ़ के आते हैं, क्योंकि वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट होता है। अगर ये वर्ब है तो फिर ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन सरप्राइज तो ऑब्जेक्ट नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं कि ये एक वर्ब है तो आमतौर पे कंसेप्ट होता है कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता होता है। सो सरप्राइज तो ऑब्जेक्ट नहीं है, तो फिर अच्छा एक और सेंटेंस देखें जी। जैसे मैं कहता हूं कि ही looked at me, अब इसको देखें, ये जो looked है ये भी वर्ब है, लेकिन इसमें ये जो मी है ये ऑब्जेक्ट है। समझिएगा बात को, ये एक्शन है, देख रहा हूं, और जो एक्शन होता है, ऐसा वर्ब जिसमें एक्शन होता है बच्चे, वो दो तरह के हो सकते हैं। ट्रांजिटिव हो सकता है और इनट्रांजिटिव हो सकता है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था, जब हम लाइए को डिस्कस कर रहे थे, 3 वर्ब्स हमने डिस्कस किए थे, उसमें मैंने बताया था कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव में फर्क क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब ऐसा वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट डिमांड करता है, इनट्रांजिटिव ऐसा वर्ब होता है जो ऑब्जेक्ट डिमांड नहीं करता। अब यहां पे ये जो लुक्ड है, एक्शन तो है, इसके साथ साथ ये ट्रांजिटिव भी है। क्यों? क्योंकि जब मैं कहता हूं मैं देख रहा हूं तो आगे ऑब्जेक्ट भी चाहिए कि किसे देख रहा हूं, तो मी यहां पे ऑब्जेक्ट है। यहां तक तो बात समझ आ गई। अब आ जाते हैं यहां पे, यहां कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि इसके बाद अब अगर मैं कहता हूं मिस्टर स्टीवर्ट लुक, मिस्टर स्टीवर्ट ने देखा, सरप्राइज्ड, अब ये बात समझ नहीं आ रही। यहां पे मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, यहां पे जो लुक्ड है बच्चे, वो कौन सा वर्ब है?
अब देखिए जरा समझें, एक तो आमतौर पे हमें पता होता है एक एक्शन वर्ब होता है, इसके साथ दो वर्ब्स और भी तरह के होते हैं जो कि हम वर्ब को अलग से डिस्कस जरूर करेंगे बाद में। सिर्फ आपको ये समझाने के लिए मैं बता देता हूं, एक होता है लिंकिंग वर्ब और एक होता है स्टेटिव वर्ब। लिंकिंग वर्ब और स्टेटिव वर्ब, ये जो लिंकिंग वर्ब होता है इसका काम होता है लिंक करना, और ये जो स्टेटिव वर्ब होता है इसका काम होता है किसी की हालत बयान करना, स्टेट बयान करना। अब इनमें फर्क क्या है? दोनों ऑलमोस्ट तकरीबन सेम सेम नजर आता है, लेकिन फर्क क्या है इनके अंदर? मैं एक फिक्रा लिखता हूं मिसाल के तौर पे, मैं कहता हूं जी शी रिजेंबल्स हर मदर, वो अपनी मां से मिलती जुलती है, ये उसकी स्टेट है। अब फर्क क्या होता है स्टेटिव और लिंकिंग वर्ब में? फर्क ये होता है कि स्टेटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, यानी वो मिलती जुलती है किससे? मां से, ऑब्जेक्ट खड़ा है। लेकिन लिंकिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो लिंकिंग वर्ब में क्या होता है? लिंकिंग वर्ब में ये सब्जेक्ट होता है, यहां पे ये लिंकिंग वर्ब होता है, लिंक कर रहा होता है, किसको लिंक कर रहा होता है? कॉम्प्लीमेंट को। किसको? कॉम्प्लीमेंट को। और ये एक अलग डिटेल और डिस्कशन है कि कॉम्प्लीमेंट कितने होते हैं, क्या होते हैं। सिर्फ मैं अब ये बता देता हूं कि कॉम्प्लीमेंट एक नेसेसरी हिस्सा होता है, एक लाजमी हिस्सा होता है, और ये दोनों को जोड़ रहा होता है लिंकिंग वर्ब। जैसे मैं कहता हूं शी इज क्या, अब यहां कुछ ना कुछ लिखूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं शी इज ब्यूटीफुल, फॉर एग्जाम्पल शी इज ब्यूटीफुल, तो ये शी और ब्यूटीफुल ये जुड़ रहे हैं किसकी वजह से? इज की वजह से, क्योंकि शी इज इक्वल टू ब्यूटीफुल। अब लिंकिंग वर्ब का यानी जानने का आसान तरीका यह है कि इसमें सब्जेक्ट इज इक्वल टू आगे जो कॉम्प्लीमेंट खड़ा होता है उसके होता है। अगर ये इज इक्वल टू है तो ये वाला जो वर्ब होगा ये लिंकिंग वर्ब होगा, अगर ये इज इक्वल टू नहीं है तो ये लिंकिंग वर्ब नहीं होगा। अब शी इज इक्वल टू ब्यूटीफुल, लिंकिंग वर्ब। ये जो मिस्टर स्टीवर्ड है, मिस्टर स्टीवर्ड इज इक्वल टू सरप्राइज्ड, लिंकिंग वर्ब है ये, कि मिस्टर स्टीवर्ड क्या था? हैरान। तो लुक्ड का मतलब यहां पे दिखाई दिया, देखना नहीं है बल्कि दिखाई दिया, ये लिंकिंग वर्ब है। मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीवर्ड हैरान दिखाई दिया। अब ये जो सरप्राइज्ड है, आमतौर पे आप कंफ्यूज होंगे कि ये जो सरप्राइज्ड होता है ये तो वर्ब है और वर्ब की दूसरी फॉर्म है। जैसे होता है आमतौर पे कि ईडी लगा हुआ है, ईडी की वजह से हम समझ लेते हैं कि ये जी सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो मैं आपको बताता चलूं बेटा, जो सेकंड फॉर्म होती है या थर्ड फॉर्म होती है, आमतौर पर वही सेकंड थर्ड ही होती है बेसिकली। जो थर्ड फॉर्म होती है वो बतौर एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होती है। आई एम सरप्राइज्ड, आई एम अमेज्ड, ये बतौर एडजेक्टिव भी होते हैं। तो यहां पे इसका जो काम है ये एडजेक्टिव के है। समझ आ रही है ना? तो सरप्राइज्ड कौन है? मिस्टर स्टीवर्ड है। इन दो को कौन लिंक कर रहा है? लुक्ड लिंक कर रहा है। तो मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीवर्ड हैरान दिखाई दिया। हैरान एडजेक्टिव है, हैरान दिखाई दिया। पॉइंट क्लियर हो गया? लुक वाला, ये लुक और ये लुक, इन दोनों में फर्क है। मिस्टर स्टीवर्ड लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टीवर्ड हैरान दिखाई दिया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, मगर मैंने अभी अभी इसकी वजाहत की है। अब यहां पे देखें, यहां लिखा हुआ है आई हैव जस्ट। ये जो जस्ट है ना बच्चे, ये जोर देने के लिए, स्ट्रेस देने के लिए, एम्फसिस के लिए इस्तेमाल होता है। और इस तरह के एक दो अल्फाज और भी हैं, जैसे सो है, सच है, रियली है, ये एम्फसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, मगर मैंने अभी अभी इसकी वजाहत की है। ये सेड उसने कहा, इज दिस ए प्रैक्टिकल जोक? क्या ये एक प्रैक्टिकल जोक है? अब प्रैक्टिकल जोक को जरा अंडरस्टैंड करेंगे। प्रैक्टिकल जोक का मतलब होता है प्रैंक, PRANK, प्रैंक या प्लेफुल ट्रिक। ये कोई शरारत है। अब इसे हम ये नहीं कहेंगे ये कोई मजाक है। प्रैक्टिकल का मतलब आमतौर पे अमली होता है, भी हम इसकी यूं ट्रांसलेशन कर देंगे ये एक अमली मजाक है, नहीं, गलत होगा। यहां हम ट्रांसलेशन क्या करेंगे, क्या ये एक शरारत है? क्या ये एक प्रैंक है? प्रैंक भी तो शरारत होती है, क्या ये एक शरारत है? आस्क्ड आर्थर ने पूछा। नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। नॉट एट ऑल का क्या मतलब है? इन एनी वे, बिल्कुल भी नहीं, किसी भी तौर पर नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली
genuine. The offer is completely genuine. Genuine का मतलब है authentic, real. ये जो ऑफर है, ये जो पेशकश है, ये मुकम्मल तौर पर असली है. You are not making sense. You are not making sense. अब देखें, ये ऐसा मुहावरा है, ऐसा फ्रेज है जो आमतौर पे हम इस्तेमाल करते रहते हैं. You are not making sense. He is not making sense. इसका मतलब है आपकी बात समझ से बाहर है. You are out of meaning. आपकी बात समझ से बाहर है. आर्थर ने कहा, You expect us to believe. आगे फिर डैश है, यानी इलिप्सिस है. ठीक हो गया ना? आगे कोई बात थी, लेकिन उस बात को छोड़ दिया गया है. You expect us, hope for. तुम तवक्को करते हो कि हम यकीन कर लें जो तुमने कहा. अब जो तुमने कहा जो है वो मिसिंग है, यानी कहना यही चाह रहा था, जो भी कह रहा है, जो तुम हमसे तवक्को कर रहे हो कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लें. Who do you represent? Represent का मतलब होता है speak for. रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, किसी की नुमाइंदगी करना. Who do you represent? तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो? Demanded नारमा ने पूछा. Asked, inquired, नारमा ने पूछा, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो? Mr. Stewart looked embarrassed. Mr. Stewart embarrassed कहते हैं uncomfortable या upset. अब ये वही वाली बात है. Mr. Stewart looked surprised. अब यहाँ पे क्या है कि Mr. Stewart looked embarrassed. Embarrassed फिर यहाँ पे अगर मैं surprised की जगह embarrassed लिख दूँ तो वो adjective बन जाएगा, और वो जो looked होगा वो भी linking verb होगा. Mr. Stewart looked embarrassed. Mr. Stewart हैरान, upset, uncomfortable दिखाई दिया, परेशान दिखाई दिया. I am afraid. अब ये जो I am afraid होता है, ये आमतौर पे माजरत के लिए इस्तेमाल किया जाता होता है. अपोलोजेटिक, कोई भी किसी को भी आप अपोलॉजी करते हैं या किसी से आप माजरत करते हैं तो आप यही कहते हैं I am afraid. और इसका एक दूसरा इस्तेमाल भी है I am afraid का. जब आप किसी को बैड न्यूज देते हैं, बुरी खबर देते हैं, तो आप कहते हैं I am afraid. ठीक हो गया? लेकिन यहाँ पे जो इस्तेमाल है जरा देख लेते हैं कैसे. I am afraid. I am not at liberty. I am not at liberty. यहाँ पे जो at है ये स्टेट के लिए हालत है, यानी लाइबर्टी कहते हैं आजादी, यानी मुझे आजादी नहीं है, यानी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं आजाद हूं कि आगे कुछ करूं जो आगे लिखा हुआ है, टू टेल यू दैट, कि मैं आप लोगों को वो बताऊं. अब I am afraid का मतलब यहाँ पे मैं माजरत ख्वाह हूं. I am sorry, यानी in other words, I am afraid, मैं माजरत ख्वाह हूं. I am not at liberty to tell you that, यानी that यहाँ पे प्रोनाउन है. किस चीज का प्रोनाउन है? जो उसने पूछा. क्या पूछा उसने कि क्या ये ऑफर और इसके बारे में क्या तुम चाह रहे हो कि हम यकीन कर रहे हैं तुम्हारी बात पे, तो तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो? तो असल में ये जो जवाब है ये इस सवाल का है, तुम किसकी नुमाइंदगी करते हो? तो वो कहते हैं कि I am afraid, मैं माजरत खाऊं. I am not at liberty to tell you that, मैं माजरत खाऊं कि मैं आपको वो नहीं बता सकता, या मुझे आपको वो बताने की इजाजत नहीं है. क्या बताने की? कि मैं किसकी नुमाइंदगी करता हूं. ही सेड, उसने कहा. अब ये जो ही सेड है, उसने कहा, ये राइटर कह रहा है, पीछे डायलॉग है पूरा का पूरा इन्वर्टेड कॉमास में आएगा. हाउएवर, ताहम, ये जो हाउएवर होता है ये एडवर्ब होता है, इसके बारे में हम बाद में देखेंगे. हाउएवर, ताहम, आई अश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं. अश्योर का मतलब होता है सर्टिफाई. आई अश्योर यू, आई सर्टिफाई यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं. किस चीज का यकीन दिलाता हूं? द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप. ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, स्कोप कहते हैं इंपॉर्टेंस. द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप. फेम, स्कोप का मतलब फेम भी होता है, कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो तंजीम है, ये बैनुल अक़वामी शोहरत की हामिल है. आई थिंक यू हैड बेटर लीव, मेरा ख्याल है कि बेहतर है आपके लिए आप चले जाएं. आर्थर सेड, आर्थर ने कहा. स्टैंडिंग, खड़े होते हुए. अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस पे आप बेटे रुक जाएं. इसी सेंटेंस के साथ हम अपना अगला लेक्चर इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे. मैं थोड़ा सा आपको रिकैपिचुलेट कर लूं. अभी हमने जो पढ़ा है, क्या पढ़ा है हमने? थोड़ा सा सबऑर्डिनेट और जो मेन क्लॉज है उसके बारे में हमने देखा, इसका इस्तेमाल देखा. कॉमे का थोड़ा सा यहाँ पे हमें इस्तेमाल समझ आया. फिर इसको हम जो भी कर सकते हैं, मेन क्लॉज को पहले ले आए, सबऑर्डिनेट क्लॉज को बाद में ले जाए, तो फिर कॉमे का इस्तेमाल कैसा होगा, कॉमा आएगा या नहीं आएगा. फिर हमने कंडीशनल सेंटेंस देखा था कि ये वाला जो है ये कंडीशनल सेंटेंसेस में से एक कंडीशनल सेंटेंस है, और ये कौन सी हालत है? ये फर्स्ट
कंडीशनल सेंटेंस जिसे कहते हैं, ये पॉसिबल कंडीशनल सेंटेंस कहते हैं। और इसका भी हमने स्ट्रक्चर देखा था कि सिर्फ यही स्ट्रक्चर नहीं होता जो आमतौर पे हमें पता होता है कि इफ के साथ प्रेजेंट सिंपल टेंस लगेगा और आगे विल या शैल के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वो भी हमने देखा कि इसमें इफ क्लॉज के साथ कोई भी प्रेजेंट टेंस लग सकता है, आगे कोई भी मॉडल वर्ब, ये है मॉडल वर्ब को भी हम इन डिटेल आगे चल के पढ़ेंगे। फिर हमने इसी का एक और पॉइंट भी डिस्कस किया और वो था पंक्चुएशन के हवाले से कि पंक्चुएशन इस अंदाज से भी पूछी जा सकती है, पहले रिपोर्टेड स्पीच जो डायलॉग है, जो रिपोर्ट की गई स्पीच है वो हो, उसके बाद फिर रिपोर्टिंग स्पीच हो और फिर आगे रिपोर्टेड स्पीच जो पिछली रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा हो, वो इस अंदाज से भी सवाल पूछा जा सकता है। तो ये जो सेंटेंस है आई थिंक यू हैड बेटरली, मेरा ख्याल है जब मैं समझता हूँ कि बेहतर है आप चले जाएं यहाँ से। तो ये हैड बेटर एक वर्ड है, इस वर्ड को लेकर हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे और इन डिटेल बात करेंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।